थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ रखा है क्या सबने? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ ही रखा है, राइट? यस सर। सर। ठीक है, तो ये वही है, कुछ नई चीज नहीं है, वही है। बस इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि आपका रिवीजन हो जाएगा और कुछ पुरानी चीजें आपको मे बी याद आ जाएंगी। तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हम एक एक्स्ट्रा चीज तो उसमें पढ़ेंगे ही। देखो, अगर सिंपल सी बात करें, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या बोलता है हमसे? इस लॉ का स्टेटमेंट बोलता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे जो शब्द है ना बेटा, एक्शन, ये भी एक तरह का फोर्स की बात हो रही है, और ये भी आपका जो रिएक्शन होता है ये भी एक तरह का फोर्स होता है, दोनों होते फोर्स ही है। इसका सिंपल सा मतलब ये एग्जांपल समझो कि तुमने एक पत्थर पे अगर अपना हाथ मारा तो तुम्हारे हाथ में भी चोट लगेगी, जबकि पत्थर ने तुम्हें तो नहीं मारा। लेकिन अगर तुमने पत्थर पे अपना हाथ मारा तो तुम्हारे हाथ में भी क्या होती है बेटा? चोट लगती है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो अगर कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के साथ में के ऊपर फोर्स लगा रही है, मान लो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी इस बॉडी पे क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। इसको मैंने बोला बेटा F12। F12 का मतलब क्या हो गया? F12 का मतलब हो गया फोर्स ऑन, सॉरी F21 बोलेंगे, सॉरी F21 का मतलब हो गया फोर्स ऑन बॉडी 2/1। तो उस केस में आपका बॉडी 2 भी क्या करेगी? आपका बॉडी 2 भी आपका बॉडी 1 पे फोर्स लगाएगी। उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा बेटा F12, फोर्स ऑन बॉडी 1/2। अगर मेरा जो मेरा पहले लगेगा वो मेरा एक्शन, जो मेरा बाद में लगेगा वो मेरा रिएक्शन। अगर ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा है एक्शन, तो ऑटोमेटिकली ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा आपका रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। एक एक्शन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा। अब इनके बारे में कुछ खास बातें क्या होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूटन लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आते हैं। पहली चीज कि बोथ फोर्सेस हैव इक्वल। अब जो यहाँ शब्द लिखा है ना इक्वल, इसका मतलब समझो, ये इक्वल किसकी बात कर रहा है? इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है। तो बोथ फोर्सेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है? कि बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये हमेशा 100% होगा कि दोनों की वैल्यू बराबर होगी और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये दो पॉइंट है जो हर बच्चा जानता है, हर बच्चे को दो पॉइंट पता है। ठीक है, लेकिन एक थर्ड पॉइंट भी है जो बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, और बच्चे भूल जाते हैं या बच्चों को पता नहीं होती है, पढ़ाई नहीं जाती, जो भी है, लेकिन ये थर्ड पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। दैट इज बोथ आर टू डिफरेंट बॉडीज। मतलब सिंपल सा इतना कि एक्शन जो है, अगर एक्शन सेकंड बॉडी पे लग रहा है तो रिएक्शन कौन सा होना चाहिए? आपका फर्स्ट बॉडी होना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही बॉडी पे एक्शन बना दो और एक ही बॉडी पे रिएक्शन बना दो, ऐसा नहीं है। दो बॉडी होना जरूरी है, अलग अलग दो बॉडी होनी चाहिए। अगर पहले दो पॉइंट की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, पहले दो पॉइंट की जो अपनी इंपॉर्टेंस क्या है वो ये है कि हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस, देखो अगर हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका मतलब F12 का मैग्नीट्यूड F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब कि माइनस का फैक्टर आएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, अब यही छोटी सी चीज है जो आपने पहली बार जब 9th में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे, और इसमें जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जब वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि F21 और F12, देखो ये तो मैग्नीट्यूड बराबर लिख दिया मैंने। अगर मुझे दोनों को वेक्टर बराबर रखना है तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर में जब भी आपको अपोजिट डायरेक्शन दिखानी होती है तो आप माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आप कैसे लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में इस तरह से हम उसको लिखते हैं। ये आपका हो गया न्यूटन थर्ड लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, जिन पे सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपको, वही है कि दोनों के पास क्या होता है? इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, और ये टू डिफरेंट बॉडीज होना जरूरी है। एक बच्चे का सवाल आया था, सर अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाना है तो ये तो तभी हो सकता है ना कि जब दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में कांटेक्ट होना चाहिए, राइट? अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना चाहती है तो कांटेक्ट होना चाहिए ना उनके बीच में। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि नोट में बोथ बॉडीज 1 and 2 मे और मे नॉट बी इन कॉन्टेक्ट। सर आपने तो बोला कॉन्टेक्ट में होनी चाहिए, यही तो बोलना चाह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कॉन्टेक्ट में हो। कॉन्टेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे मून है और यहाँ पे आपकी अर्थ है, क्या दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना? बिल्कुल होता है सर। तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सेम फोर्स से होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यहाँ पे, जो ग्रेविटी फोर्स है आपका, क्या कहीं से भी आपको लग रहा है कि दोनों कॉन्टेक्ट में, मून और चक्की को थोड़ी ना है, पर फिर भी एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक फोर्स ऐसे लगता है, एक फोर्स ऐसे लगता है। ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर का एग्जांपल है। चाहे प्लस में, चाहे दो मैग्नेट को उठा लो, दो मैग्नेट भी आपस में रिपेल या अट्रैक्ट करती है ना विद सेम फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं फोर्सेस हमेशा। तो वो सारे एग्जांपल हैं जब आपका एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करता है।
देखो जब कांटेक्ट होगा तब सबको समझ आ जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, लेकिन अगर कांटेक्ट नहीं होगा तब भी एक्शन रिएक्शन पेयर वैलिड है। याद रखिए दोनों बॉडीज जरूरी नहीं कांटेक्ट में हो तभी हम बोले कि आपका एक्शन रिएक्शन पेयर लगेगा या थर्ड लॉ लगेगा, वो हो भी सकते हैं कांटेक्ट में, नहीं भी सकते। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, इसका ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको दूसरे नाम से कूलम फोर्स भी बोलते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हो फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन मासेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, ये सब आप चीजें बोल सकते हो, जहां पर आपका बिना कॉन्टेक्ट के भी एक्शन रिएक्शन पेयर काम करता है। अब इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है चैप्टर की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है, इंपॉर्टेंट भी कम कहना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, क्योंकि यहां से आपका एक तरह से मान के चलो कि न्यूटन का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट शुरू होना चालू हो जाएगा आपका इस चैप्टर में। आपको कुछ स्पेशल और इंपॉर्टेंट या कॉमन, इंपॉर्टेंट के साथ मुझे ये शब्द बोलना जरूरी है, कॉमन, ये मान के चलो कि जो कोर्सेज हम आगे पढ़ने वाले हैं ये अब हर चैप्टर में आएंगे। मैंने आपसे बेटा स्टार्टिंग में भी कहा था कि 2-3 चैप्टर हैं फिजिक्स में, जो आप अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपको पूरी फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा, ये उनमें से है। ठीक है, पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ा था वो था वेक्टर्स। पहले देखो बेसिक मैथ्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, वेक्टर्स बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और काइनेमेटिक्स जो हमने पूरा मोशन पढ़ा वो अच्छा होना चाहिए, और ये वाला चैप्टर, अगर ये एक चंक ऑफ चैप्टर्स है, अगर ये आपको समझ में आ गया ना अच्छे से, आई एम लिटरली टेलिंग यू दैट यू विल एंजॉय फिजिक्स। एक बच्चे का फिजिक्स एंजॉय करना या नहीं करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उसकी ये मैकेनिक्स वाले जो चैप्टर हैं ये कमजोर हो जाते हैं। इन्हीं पे सारी फोकस रखो, इन्हीं के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करो, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इन्हीं के सबसे ज्यादा क्वेश्चन करो, सबसे ज्यादा मॉड्यूल इनके क्वेश्चन लगाओ। अगर आपने इनके क्वेश्चन अच्छे से लगा लिए ना तो आपको फिर 11th के बचे हुए चैप्टर्स में और 12th में बहुत मजा आने वाला है। उनमें सिर्फ आप फॉर्मुला लगाओगे वैल्यू निकालोगे, लेकिन जो बेसिक है वो इन चैप्टर्स में, इसलिए प्लीज अगेन अगेन आई हैव मेनी टाइम्स रिक्वेस्टेड यू तो टेक इट कंसीडरेशन। तो सुनो, वेट की बात करते हैं तो वेट क्या होता है, वेट वेट कुछ नहीं होता बेटा, वेट एक तरह का फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। अच्छा इस जगह पे ना अगर आपको बताया ना जाए तो हमेशा हमेशा बॉडी इज नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ मानते हैं, बॉडी को हम हमेशा सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज मानते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ वैसे अगर हम बॉडी को सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत पास मानेंगे ना, जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी आप जानते हो कि एक एस्ट्रोनॉट है इंडिया के जो अभी आईएसएस पे गए थे, इंटरनेशनल स्पेस पे गए थे, आपके स्पेस स्टेशन में गए थे। ठीक है, उन्होंने वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने बहुत सारी फोटोज भेजी, इवन आपने स्पेस से बहुत सारी फोटोज देखी हुई अर्थ की। आप जब अर्थ से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर, तो वहां से अर्थ तो आपको छोटा सा गोला सा दिखता है, लेकिन जब आप अभी अपने घर में बैठे हो या फिर मैं स्कूल में बैठा हूँ या फिर हम कभी जमीन पे चल रहे होते हैं तो आपको अर्थ लगता है यार ये तो बहुत लंबी है, तो चलती जा रही है तो फ्लैट है, लेकिन अर्थ फ्लैट है नहीं। तो हम जो भी पढ़ाई यहाँ पे कर रहे हैं ना उसको सरफेस ऑफ अर्थ के बहुत क्लोज मान के कर रहे हैं। अगर हमें बहुत दूर पढ़ना होगा अर्थ से तो वो हमें एक अलग चैप्टर है जिसका नाम ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 7 है शायद। ठीक है, उसका वो चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे। तो हम अभी हर चीज को सरफेस ऑफ अर्थ, अगर ऐसा होता है तो हम मान लेते हैं कि आपकी सरफेस ऑफ अर्थ कैसी है बेटा, सरफेस ऑफ अर्थ को हम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई भी बॉडी है आपकी यहाँ पे, कोई बॉडी, एनी बॉडी विच इज इन एयर, चाहे वो एयर में रखी हो चाहे वो अर्थ के ऊपर ही क्यों न रखी हो। ठीक है, हर बॉडी हम सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ही बात करेंगे, तो उस केस में एक ग्रेविटी फोर्स जो कहाँ काम करता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम करता है। अभी नहीं पढ़ना हमको, हमें बस ये मानना है किसी भी बॉडी जिसके पास मास होता है और जो सरफेस ऑफ अर्थ के पास में होती है उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम जनरली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये डब्ल्यू कुछ नहीं है, ये वेट होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, एमजी। अगर धरती पे भी रखा होगा, सरफेस पे भी रखा होगा, तब भी ये फोर्स लगेगा, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, कितना भी ऊपर हो, कितना भी सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे तो हम नहीं जा रहे हैं। हम हमेशा ना आज के बाद सरफेस ऑफ अर्थ को मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाई, इसके नीचे डैश 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 मतलब नीचे जमीन है, हम नीचे कुछ नहीं रखने वाले, जो भी रखने वाले ऊपर। तो एक फोर्स जो आपका लग रहा है यहाँ पर किसी भी बॉडी पे, चाहे वो सरफेस पे रखी हो चाहे हवा में हो, उस पर एक फोर्स लगता है डब्ल्यू नाम से, जिसका नाम होता है वेट, जो एक तरह का फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, जिसकी वैल्यू होती है mg। ये तो हो गई वैल्यू, यानी ये तो हो गया, अगर मैं बात करूं इसको ढंग से लिखूं तो वैल्यू को हम क्या बुलाते हैं बेटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, वेट के बारे में ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसकी बेटा डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकली, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। So this is the direction of weight. So whenever we are going to study about any force, we should know about its two things. First thing, what is its magnitude? So magnitude is mg here, right? And secondly, we should know about its direction. So what is its direction is? Its direction is beta vertically downwards. Again, I'm telling you about any force we are going to study. Further, we are going to study about, I think, 3 to 4 forces. And in all those cases, we should know these two things at least. mg is the magnitude and direction is vertical downwards. And the way we have to draw it is just, if I made a body like this, if there's a body like this of mass m, then I will simply take a line like this and I will write mg or w, I will write like this. This automatically means vertically downwards, right? Now wherever you see, if you have
hung a body vertically downwards like this also, it has some mass, then I don't care about other forces right now, we will study them further. But right now if I want to show my weight, we'll show it like this: W is equal to mg. Anywhere, even if a body is lying on an inclined plane, even if a body is lying on an inclined plane like this, the mass of the body is m, still we are going to represent, we are going to signify, we are going to make the weight diagram vertically downwards like this, wherever the body is lying, no matter where the body is lying like this. These questions will come, remember, these type of questions you will see along the syllabus like this. मान लो कोई body is lying this, so then also we will take this like W is equal to mg. Now one student asks, sir, why have you drawn this at the center? Because weight acts at the center of mass, yeah, center of gravity. We will study later about it. Where the force at, what is center of mass, what is center of gravity, about these we will study in later chapters. So anywhere if a body is shown to you and it has a mass m, then you will draw a vertical line downwards and represent it by weight. That is the bottom line, right? Particularly for this inclined plane, I want to discuss something more. Particularly for this, W is equal to mg. So focus on it. If I want to focus on inclined plane, if a body is lying on an inclined plane like this, please focus, because this is important. I've already told you this also, but now again I need to tell you, because in further questions we need to use inclined plane. Remember, whenever there is an inclined plane, we need to know that we have to solve the question. Always we have to solve the question in two different axes. Generally what we do is take x-axis like this and y-axis like this. Generally we do like this. We take x-axis like this and y-axis like this. But in case of inclined plane, we will take the axis, two axes. One of them is perpendicular to the plane, and one of them is parallel to the plane. We will always take two axes to solve our question when we are doing inclined plane questions. One of them is perpendicular to the plane and another one is parallel to the plane. And always remember that this mg is working or acting vertically downward. This will always act vertically downward. But since we have to solve the question in the two axes, one perpendicular and one parallel to the plane, so we have to break this W into two components. One must be perpendicular to the plane and one must be parallel to the plane. And for that, I need to find out the angles made with these two axes. हमको ये पता होना चाहिए कि जो W है ये परपेंडिकुलर वाली और पैरेलल वाली एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लीजिए बेटा यहाँ पे R वेक्टर होता और ये एंगल थीटा होता, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है आपका, ये वाला कंपोनेंट होता है बेटा R cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होता है बेटा R sin थीटा, ये हम जानते हैं, राइट? इन द सिमिलर फैशन अगर मुझे इंक्लाइन प्लेन पे पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस लेनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि उनके साथ एंगल क्या बन रहा है. एक बार एंगल पता चल गया मुझको, देन आई कैन इजीली फाइंड द कि कौन सा कॉस वाला होगा, कौन सा साइन वाला होगा, which one will be sin component and which will be cos component. Let's see. अगर इसमें देखें तो बेटा अगर ये थीटा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना. If this is your theta angle, then considering this triangle, this is theta, then this must be 90 minus theta. And since these are perpendicular axis, if this is like this, see, this is 90 minus theta, then this must be your theta. मतलब this angle will come out to be as theta. समझ में आया आपको? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं बहुत पहले बता चुका हूं, अगर वापस समझने बता रहा हूं तो अब इसकी आगे जरूरत पड़ेगी. समझ में आई चीज? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा. समझ में आया सबको? ओके, नाइस. ये हो गया. अब हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि सर अगर मैं W के कंपोनेंट्स करना चाहूं इन दो एक्सिस में, इस वाली एक्सिस में और इस वाली एक्सिस में, और W लग रहा है नीचे की तरफ ऐसे, तो आप मुझे तो ये हो जाएगा W cos थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं mg cos थीटा भी बोल सकते हैं. इन द सिमिलर फैशन अगर एक cos वाला कंपोनेंट है, दूसरा ऑटोमेटिकली कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली साइन वाला, राइट? ठीक है, तो ये हो गया आपका W sin थीटा बोल दो, या फिर यू कैन से इट mg sin थीटा आल्सो, राइट? तो जब भी आज के बाद इंक्लाइन प्लेन का सवाल आएगा, आई एम टेलिंग यू दिस अगेन एंड अगेन, जब भी आज के बाद इंक्लाइन प्लेन का सवाल आएगा, डोंट इवन थिंक वंस. आपने बस ऐसे बनाया इंक्लाइन प्लेन, आपने बॉडी रखी है उसके ऊपर m इस तरह से, और आपको आज के बाद mg नहीं बनाना है. देखो mg, क्योंकि देखो mg के तो तोड़ के आपने mg cos का सेंटर बनाया. आज के बाद जब भी इंक्लाइन प्लेन का सवाल आएगा, आपको यहाँ पे बना देना है mg sin थीटा एंड यहाँ पे बनाना है mg cos थीटा विदाउट थिंकिंग ट्वाइस. यू हैव टू डू इट जब भी, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन सवाल बहुत आते हैं, ये नहीं करोगे गलती करोगे, सिंपल सी बात है. ठीक है, चलो नाइस. नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं आपका नॉर्मल फोर्स.
दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स को हम एक, इट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्स। इट मींस इट विल ओनली कम इनटू पिक्चर व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट। It will only come into pictures when two bodies are in contact. If two bodies are not in contact, then it will not be called as normal force. There will be no normal force there. Simple as that. So it's a type of contact force. Two bodies must be in contact. Now, what do we mean by normal? It is sometimes also called as normal reaction. Because if two bodies are in contact, then there is 100% chance that one of the two forces must be action and other force must be reaction. ये तो हमेशा होगा कि अगर जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में तब तो बेटा फोर्स लगेंगे ना उनके बीच में, स्पेशल एक दो केस को छोड़ के हमेशा ऐसा होता है। तो अगर नॉर्मल जो होता है ना जनरली वो किसी और फोर्स की वजह से आता है, कैसे आता है भी देखेंगे। पर इससे पहले कि हम ये जाने कि नॉर्मल रिएक्शन आता कैसे है, हमें ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल रिएक्शन लगता कैसे। तो जब भी दो बॉडी के बीच में कॉन्टेक्ट होगा, जब भी, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट में, मेरी ये बॉडी ना, मैंने कुछ भी किया, कुछ हुआ, मेरी ये बॉडी ने इसके ऊपर क्या किया, कोई फोर्स लगाया, मान लो फोर्स वन M1 लगाया इस पर, F1 कोई फोर्स लगाया इसके ऊपर, ठीक है। तो इन रिप्लाई टू दैट, उसके रिप्लाई में आपका जो बॉडी 2 है वो इसके ऊपर रिएक्शन लगाएगी, राइट। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये अगर F1 एक्शन है तो जनरली जो F2 बॉडी लगाती है वो एक्चुअली वही क्या होता है, वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन होता है। क्योंकि दोनों बॉडी किसमें है, ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली बात ये कि ये मैं सिर्फ तब बोल सकता हूं जब दोनों बॉडी किसमें है, आपकी कॉन्टेक्ट में। जब भी दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में होती हैं तो उस टाइम पे आपका जो रिएक्शन फोर्स होता है वही क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपका धरती पर, धरती के ऊपर मैंने आपकी एक बॉडी रखी, इस तरह से बॉडी रखी, ठीक है। अब होगा क्या, तो देखो हो ये रहा है, क्या आप देखो समझना इस बात, क्या धरती के ऊपर मैंने ये बॉडी रखा है, इस बॉडी का अपना एक मास होगा, क्या इस मास ने धरती के ऊपर, देखो ये हो गई एक तरह से इसमें सोचो, ये हो गई बॉडी 1 और ये हो गई तुम्हारी बॉडी 2 हो गई। तो धरती ने, सॉरी धरती बॉडी 2 हो गई और आपकी ये दिस इज ग्राउंड, धरती आपकी बॉडी ग्राउंड जो है वो सेकंड बॉडी मैंने मानी है। तो क्या आपकी जो M है ऊपर, जो आपने M बनाया है ऊपर, क्या उसकी वजह से नीचे एक फोर्स आएगा W इज इक्वल टू mg, जो कि क्या है आपका एक्शन है। ये क्या है, W इज इक्वल टू mg जो है आपका, दिस बॉडी 1 हैज अप्लाइड ऑन बॉडी 2, बॉडी 2 पे फोर्स लगाया है। तो अब क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है, दोनों कांटेक्ट में है ना, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में है तो बॉडी 2 क्या बोलेगी, क्या मैं खाली बैठी रहूंगी, नहीं, बॉडी 2 रिएक्शन लगाएगी। और रिएक्शन का फंडा क्या होता है, सेम वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी बात अपोजिट लगना चाहिए। तो अगर W नीचे लग रहा है, अगर W नीचे लग रहा है तो जो धरती है उसके ऊपर क्या मारेगी, वापस एक उल्टा रिएक्शन मारेगी, वापस से क्या करेगी, इट विल अप्लाई अ रिएक्शन in the opposite direction to this force, and that force is only known as normal reaction. This is normal, you will call it normal force, right? Otherwise you can easily understand this is nothing but this is your reaction. So many times normal force is simply called as normal reaction also, ऑलराइट, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लिखा था। अब ये समझा, लेकिन सर सवाल हमेशा इस तरह के थोड़ा ना, बॉडी बना आपने बॉडी टू ग्राउंड रख दिया, बॉडी तो किसी भी तरह की हो सकती है, कैसी भी दिख सकती है। तो आपको ये समझना जरूरी है, मैंने आपको पहले बताया था किसी भी चीज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको ये बताना है, किसी फोर्स के बारे में आपको डिफाइन करना है, तो उस फोर्स के बारे में आपको मिनिमम 2 चीज तो आपको बतानी पड़ेंगी। बताने को वैसे मिनिमम 3 चीज होनी चाहिए, किसी भी फोर्स को अगर आपको डिफाइन करना होता है तो मिनिमम 3 चीज बतानी होती है आपको। वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड कहां लग रहा है। जैसे मैंने इस वाले केस में बताया था, इसको बेटा बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि कहां लगाने वाले हैं आप उसको, ठीक है। क्योंकि भाई फोर्स तो एक लाइन है, लाइन को तो आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम उसे जनरली उसको हम लगा रहे थे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। ऐसे ही हर पॉइंट के लिए समझना जरूरी है कि उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं इसके लिए कि नॉर्मल को अगर हमें पूरा डिफाइन करना है तो नॉर्मल फोर्स लगता कैसे है, नॉर्मल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगता कहता है कैसे। तो सुनो, पहली चीज हम बात करेंगे डायरेक्शन, और यही सबसे काम की चीज है, सबसे काम की चीज है कि सर डायरेक्शन क्या होगी। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ठीक है बेटा। देखो परपेंडिकुलर क्यों चाहिए, तुम थोड़ा ध्यान दो, मैं आपको 10 बार 20 बार कई बार ये चीज बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं एटलीस्ट, कि आपका बेटा जो नॉर्मल शब्द का मतलब क्या होता है, ये नॉर्मल शब्द का मतलब क्या होता है एक्चुअली। आपके फिजिक्स में और मैथ में कुछ शब्द हैं जो कि एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको। वो होता है, जैसे मैंने कभी कहीं भी लिख दिया नॉर्मल, कभी भी मैंने कहीं पे लिख दिया परपेंडिकुलर, कहीं भी मैंने कहीं आपके सामने लिख दिया राइट, कहीं लिख दिया मैंने ऑर्थोगोनल, ऐसे शब्द आपके वेक्टर में भी आए थे। ये सारे शब्दों का मतलब बेटा एक ही होता है कि वहां पे एंगल क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री, मतलब वहां पे परपेंडिकुलर बन रही है चीजें। तो क्योंकि इसका नाम भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल का मतलब ये नहीं साधारण, इट इज ऑर्डिनरी, इट डज नॉट मीन ऑर्डिनरी, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर,
दैट इज व्हाई दैट परपेंडिकुलर शब्द हैज कम। ठीक है, कि आपका नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, ये इस तरह। बट सर प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, तो मान लीजिए ये बॉडी है आपकी, अब कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे भी लग सकता है और ऐसे भी लग सकता है, क्योंकि दोनों ही तो परपेंडिकुलर है आपके। इनमें से कौन सा हो भाई? परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर है, राइट, और आपका ये भी परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जो है वो भी परपेंडिकुलर है आपका। इनमें से कौन सा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? यही सोचते हैं। अब उस टाइम थोड़ा ना सोचो कि सर ऊपर वाली ने नॉर्मल, ऊपर वाली ने आपका फोर्स लगाया और नीचे वाली नहीं किया होगा, इतना नहीं सोचना है। ठीक है, आपको बस ऐसी ट्रिक पता होनी चाहिए, ऐसा सिंपल तरीका पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट नॉर्मल बनाओ बिना किसी और फोर्स को पहले बनाए हुए। तो आपको इस तरह से बनाना है इस फोर्स को, परपेंडिकुलर कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया, यानी या तो ऊपर या नीचे, सच दैट इट ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। इसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए, पहली चीज क्या, परपेंडिकुलर होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या, वो इस तरह से होनी चाहिए बॉडी को सरफेस पे ना दबाने की कोशिश करे। देखो अब बॉडी पे आते हैं, सर ये मेरी बॉडी है, राइट, ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो ये है। ठीक है, अब इन दो जगह पर, इन दो जगह पे आपका जैसे ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, अब इन दोनों में से कौन सा फोर्स है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला जो बॉडी को दबाने की कोशिश कर, जल्दी बताओ बाकी सब बच्चे, कोई बच्चा सुन रहा हो तो। सेकंड। सर सेकंड सेकंड दबा, वाला। सेकंड दबाने की कोशिश कर रहा है उसको। बेटा ये बॉडी है मेरी, ये मेरी बॉडी है, इसको दबा कौन रहा है सरफेस पे? दबाना, पिचकाना, बॉडी। बॉडी। फर्स्ट। फर्स्ट या सेकंड, कौन सा फोर्स आपको दिख रहा है ऐसा कि जो बॉडी को दबाने की कोशिश कर रहा है? ग्रेविटी। वो फर्स्ट वाला कर रहा है बेटा, सेकंड, सेकंड वाला तो खींचने की कोशिश कर रहा है उसको। बेटा नीचे से मैं रस्सी बांध के खींचूंगा तो खींच जाएगा नीचे, अगर मैं नीचे से कोई धक्का दूंगा तो ऊपर दबने की कोशिश करेगा वो। तो जो दबाने की कोशिश कर रहा है वो फर्स्ट वाला है। यानी आपका नॉर्मल रिएक्शन कैसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है, याद रखो, मतलब आज यही दो चीज समझ गई। अभी इस पे लौट के आऊंगा, दो तीन डायग्राम और बना के आपको एक्चुअली में समझाऊंगा नॉर्मल रिएक्शन लगता है कैसे। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, वो है इसका मैग्नीट्यूड। सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटी में वेट में बताया कि mg के बराबर होता है, वैसे अगर मैं पूछूं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, तो इसका मैग्नीट्यूड आप नहीं बता सकते। देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट। तरीका बात है, ये इसलिए हुआ बेटा, रिएक्शन है ना, और रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे डिपेंड करता है, सॉरी एक्शन पे डिपेंड करता है। रिएक्शन, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स, सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एक्शन। किस तरह का फोर्स लगाओगे उस तरह का रिएक्शन मिलेगा आपको, दैट्स इट। अब नाउ द थिंग अबाउट इज कि अब मैं कैसे बताऊं कि सिर्फ फॉर्मूला नहीं, तो फिर मैं लिखूंगा क्या? वहां तो मैंने एमजी लिखी, यहाँ पे क्या करूंगा मैं? तो यहाँ पे बेटा आपको यूज करनी पड़ेगी, यूज एफबीडी। सर व्हाट इज एफबीडी नाउ? न्यू न्यू थिंग्स आर कमिंग, एनएलएम, एफबीडी, ऐसे ऐसे अजीब तरह के एब्रिविएशन आ जा रहे हैं, यू विल गेट टू नो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैप्टर को मैं थोड़ा सा और लंबा पढ़ाता हूँ, मैं इसको, इस चैप्टर कुछ बहुत जल्दी खत्म करते हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं थोड़ा लंबा खींच जाऊंगा इसको। तो यूज एफबीडी। एफबीडी क्या होता है बेटा? ये होती है आपकी फ्री बॉडी डायग्राम। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एफबीडी, इक्विलिब्रियम, और ये चैप्टर बच्चों को समझ में आ गया ना, मजा मारेगा फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स को एंजॉयबल बनाने वाली चीज, फिजिक्स को फील करने वाली चीज इस चैप्टर से समझ में आती है बच्चों को। तो आपको एवरी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम कुछ नहीं होता बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें यू रिप्रेजेंट ऑल द टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री बॉडी डायग्राम? फ्री बॉडी डायग्राम इज अ पॉइंट डायग्राम which shows all the types of forces acting on the body। एक बॉडी पर कितने तरह के फोर्स आपने लगा रखे हैं, वो सबको अगर आप एक डायग्राम में दिखा देते हो ना, तो उस डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी। सिंपल सी बात है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना तो चीजें अच्छे समझ आएंगे यार। ठीक है, क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको इस वाले एग्जांपल में अगर समझाना चाहूँ, तो देखो जैसे आपका बॉडी जमीन पे रखी है, ठीक है, अगर बॉडी जमीन पे रखी है तो आपकी ऊपर वाली बॉडी इस पे नीचे फोर्स लगाएगी mg, ठीक है, और नीचे वाली इसके ऊपर क्या करेगी? नॉर्मल लगाएगी। अब हम जानते हैं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एक्शन की वजह से था, और एक्शन कौन था बेटा? एक्शन तो mg था आपका। ठीक है, तो यहाँ पर n किसके बराबर हो जाएगा बेटा? mg के बराबर। ये आप कैसे बता पाए? क्योंकि आपने डायग्राम बनाया, ये जो डायग्राम आपने बनाया ना बेटा, इसी को हम एफबीटी बोलते हैं। बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ बोले तो एफबीटी इसको बोलते हैं कि इस डायग्राम को मैंने एक पॉइंट मास माना, इस डायग्राम को मैंने एक पॉइंट मास माना, इसके ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है, इसके नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, इसी को बेटा हम बोलते हैं एफबीटी। जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे ना, आपके सामने और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, आप अच्छे से और अच्छे को समझ पाओगे कि एफबीटी क्या होती है, एफबीटी क्या नहीं होती है, सब समझोगे आप अच्छे से। ठीक है, चलो, इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन आया और इसमें बोल देता है आपसे फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। समझना ध्यान से, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। जब ऐसी बात होगी तो आपको डायग्राम भी बना के दिखाना है, और उस टाइम पे आपको उसकी वैल्यू भी बतानी है। वैल्यू बिना डायग्राम के आप कभी नहीं बताओगे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप बिना डायग्राम के कभी नहीं बता पाओगे। तो मान लो मैंने यहाँ पे मास रखा हुआ है m, ठीक है, आपसे बोला नॉर्मल रिएक्शन बना के दिखाओ और मुझे उसकी वैल्यू निकाल के बताओ। इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिएगा, इस चैप्टर को मत छोड़ देना। मैं फिर से कह रहा हूँ बच्चों, जो कुछ बच्चे हैं जो लगातार क्लास कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बच्चा वीक हो स्ट्रॉन्ग हो सेकेंडरी है,
बच्चा सारी क्लास कर रहा हो, वो भी दिमाग लगा के, ऐसे नहीं बस क्लास में आए थे बैठ के चले गए, वो वाली चीज नहीं। सत्संग नहीं चल रहा है कि तुमने आधी बात सुनी और आधी बात निकाल दी दिमाग से, वो नहीं। यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, और आपको जिस बच्चे ने वो काम कर लिया, ठीक है, वो मतलब मैं आपको समझा भी सकता कितना मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। उस बच्चे को मैं फिजिक्स बहुत मजा दिला सकता हूँ जिसने मेरी बात मान ली, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होगा जिसने मेरी बात मान ली। जो नहीं मानेगा, जो बार बार पढ़ेगा नहीं और अलग अलग चीजों में लगा रहेगा, तो उसको फिर मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, उसका किस्मत हमारी किस्मत। तो देखो, मैं क्या बोलूंगा, मैंने आपको पहले समझाया था बेटा, इसमें कौन कौन से फोर्स दिख सकते हैं ना, वो बनाने की कोशिश करो पहले। सर पहली बात तो, कभी भी कोई बॉडी आ जाए, कभी भी कोई बॉडी आ जाए, उसके ऊपर एमजी तो काम करेगा ना, क्योंकि उसके पास क्या रखा हुआ है, उसके पास मास रखा हुआ है। तो एमजी की बात करेंगे तो मैं इसका एफडी, इसको बोलते हैं बेटा एफडी, जो मैं बना रहा हूँ। आप चाहो तो मेन डायग्राम में भी बना सकते हो, पर मेन डायग्राम में थोड़ा अवॉइड करना। ये एम है, मैंने बोला कि सर एमजी लगेगा इस तरह से नीचे, एमजी लगेगा इस तरह से। नॉर्मल कैसे करता है, तो नॉर्मल के मैंने आपको बताया था बेटा, कॉन्टेक्ट सरफेस होगी, ये है कॉन्टेक्ट सरफेस। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन कैसी है, वो ये वाली लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन कैसी है, ये वाली लाइन है। तो इस लाइन में लगना चाहिए। इस लाइन में लगना इस तरह से चाहिए कि बॉडी को दबाने की कोशिश करे, पुश करने की कोशिश करे, पुश करने के लिए मतलब वो ऐसे लगना चाहिए। तो नॉर्मल ऐसे लगना चाहिए। अब आपको चीजें और क्लियर होंगी कि मैं क्यों बोल रहा था कि आपको वही एक्सेस लेनी चाहिए जो या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो टू द प्लेन। तो नॉर्मल ऐसे लगाया, ठीक है, तो नॉर्मल आपका इस तरह से लगेगा। ये जो डायग्राम आपको बनाया ना, इसी को बेटा हम बोलते हैं एफबीटी। एक बॉडी पे कितने, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे, एक बॉडी पे जितने फोर्स लग रहे हैं उनको आप एक डायग्राम में दिखा दोगे। मैंने तो बॉडी फ्री बना दिया है, उसको बोलते हैं एफबीडी। लेकिन ऑब्वियसली ये एक्चुअल डायग्राम, ये एक्चुअल एफबीडी है। लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको फिर से बोला, सॉल्व करने के लिए बेटा हमेशा मैंने क्या बोला आपको, आपको इंक्लाइन प्लेन का जब भी सवाल है, बाकी केस में दिक्कत नहीं है, सिर्फ इंक्लाइन प्लेन जब भी सवाल आएगा तो आपको ये दो एक्सिस में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एक पैरेलल टू द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये मैं आपको थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ कि एमजी के दो कंपोनेंट क्या होते हैं। एमजी का जो पैरेलल टू द प्लेन होता है वो क्या होता है बेटा, वो आपका होता है एमजी साइन थीटा, ठीक है। और आपका जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है वो नीचे की तरफ होता है, और वो कितना होता है बेटा, वो होता है एमजी कॉस थीटा, ठीक है। तो एक बच्चा बोलेगा सर ये बहुत प्यारा सवाल है, बच्चे को डाउट होता है, सर एक बात बताइए, आपने ना इस डायग्राम में जो नॉर्मल है वो तो नीचे की तरफ से बना रखा है ऐसे ऊपर, ठीक है, लेकिन इस डायग्राम में आपने नॉर्मल ऊपर बना दिया, ये तो क्या बात हुई। बहुत प्यारा सवाल है ये, बच्चों को पूछना चाहिए, बच्चे पूछते नहीं है, मैं खुद बताता हूँ। चलो बेटा एक बात याद रखना, एक फोर्स की खास बात क्या होती है, फोर्स की एक स्पेशल बात, कि जब भी किसी बॉडी पे किसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, ऐसे एफ, तो आप जो इसको इसको बेटा बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। तो मैं इसको मेन ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर की, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर चीज होती है, तो वेक्टर के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी, इसको हम ऐसे बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी या प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्टिंग बोलते हैं। जब भी कोई फोर्स कहीं भी लग रहा हो, जैसे मान लीजिए ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कोई फोर्स, कोई भी फोर्स, नॉट ओनली नॉर्मल, एनी फोर्स, जिस डायरेक्शन में वो लग रहा होता है, जिस लाइन में वो लग रहा होता है, ठीक है, उस लाइन को बेटा हम बोलते हैं आपका लाइन ऑफ एक्शन। क्या हो गई लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन इज दैट लाइन इन विच दैट फोर्स इज एक्टिंग। तो एक खास प्रॉपर्टी ये होती है, फोर्स के बारे में खास प्रॉपर्टी होती है कि दैट फोर्स एफ कैन बी मेड एनीवेयर ऑन दिस लाइन। ये इसको आप कहीं भी बना सकते हो, बट ओनली अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, अलोंग दिस लाइन ऑफ एक्शन। मतलब ये आपने जो फोर्स बना रखा है ना, आपका मन है, आपने ये भी लाइन ऑफ एक्शन है तो आपने फोर्स अभी ऐसे बना रखा है, आपका मन है ये अगर लाइन ऑफ एक्शन है तो आप यहां बना सकते हो सेम फोर्स को, और सेम लाइन ऑफ, आपकी ये लाइन ऑफ एक्शन है आप यहां बना सकते हो, उससे कोई, आपका ये मन है कि आप यहां बना दो, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज बच्चों को पता नहीं होती, बच्चे पूछते भी नहीं है, लेकिन बच्चों को पूछना चाहिए, चीज अच्छी चीज है ये। तो लाइन ऑफ एक्शन हमेशा इस तरह की लाइन होती है जिस लाइन में आपका फोर्स काम करता है। और उसकी खास बात ये होती है कि जब भी किसी फोर्स को आपको दिखाना है तो आप उस लाइन ऑफ एक्शन के अलावा कहीं बना सकते हो। जैसे इस वाले सवाल में क्या होगा, इस वाले सवाल में ये हुआ ना कि आपको पूछना चाहिए था पर आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। इस वाले सवाल में भी आप देखते तो ये थी कि आपकी, दिस वॉज योर लाइन ऑफ एक्शन। तो आपने जब इंक्लाइन प्लेन बनाया तो आपने नॉर्मल बनाया, गलत कुछ नहीं बनाया, बिल्कुल सही था वो भी। लेकिन जब आप यहाँ बना रहे हो तो आपने नॉर्मल ऊपर की तरफ, सर मेन डायग्राम में आपने नॉर्मल नीचे बनाया था, क्या वो गलत था, गलत नहीं था, वो भी सही है ये भी सही है। बट ये है कि ना, देखो अब आप यहाँ पे अगर नॉर्मल बना देते ना तो डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डायग्राम देखने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है। नीचे भी आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, देखने में अच्छा नहीं लगता, बस इसीलिए मैंने उसको ऊपर बनाया है। बाकी आप ऊपर बनाओ नीचे बनाओ फर्क नहीं पड़ता। अब नॉर्मल कितना लग रहा था, सर नॉर्मल जो था आपका, नॉर्मल जो मैं अगर इस नीचे वाले डायग्राम में परपेंडिकुलर उसमें बनाऊं, नीचे वाले डायग्राम में अगर मैं बनाऊं नॉर्मल को, तो नॉर्मल इस तरह से दिख रहा है मुझे, राइट, नॉर्मल इस तरह से दिख रहा है मुझे, राइट, ये नॉर्मल हो गया। अब आप क्या बोलोगे, सर देखिए नॉर्मल किस लाइन में लग रहा है, सर नॉर्मल लग रहा है इस वाली लाइन में। तो धरती के लिए ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया एक्शन, तो ये क्या हो जाएगा रिएक्शन। इस वाले केस में आप क्या बोलोगे कि सर देखिए बॉडी जो है वो परपेंडिकुलर एक्सिस में, परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर एक्सिस में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस में उसमें बोलोगे सर ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है आपका एमजी कॉस थीटा, ठीक है। इस वाले एक्सिस से मतलब नहीं है मुझे, नॉर्मल किस लाइन में काम कर रहा है उस लाइन से मतलब है मुझे। तो साफ सीधी बात है, बॉडी को अगर बैठे रहना है तो हम एन को किसके बराबर बोल सकते हैं, एन को एमजी कॉस के बराबर बोल सकते हैं। समझाया नहीं, देखो पिछले वाले जो पिछले वाले सवाल में एन का आंसर एमजी निकल के आया था, बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था
ठीक है, बच्चों के मन में एक पाप होता है कि एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा सॉरी एम जी होती है, ये पाप है। एन की वैल्यू इज इक्वल टू एम जी ऑलवेज, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे एम जी के बराबर निकल के आती है, बहुत सारे क्वेश्चन में एम जी के बराबर निकल के आएगी, तो बच्चों को ये याद हो जाता है कि एन क्या होता है एम जी। पर ये क्या होता है बेटा, दिस इज अ काइंड ऑफ पाप। ठीक है, ये गलत है, ये गलत धारणा है बच्चों की। कभी भी एम जी जो है वो जरूरी नहीं कि तुम्हारा हमेशा एम जी के बराबर होगा, जो एन है जो एम जी के बराबर होगा। हर जगह इसकी वैल्यू अलग अलग निकल के आती है। मैं अलग अलग क्वेश्चन कराता जाऊंगा आपको, आपकी अलग अलग वैल्यू आती रहेगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं इसके ऊपर बेटा, क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे, इतने सवाल बन सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, सुनो। मान लीजिए अच्छा सवाल है ये। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन ही है, मैंने इस तरह से एक बॉडी ली। ठीक है, ये मास एम है, इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे फोर्स लगाया है एफ करके। ठीक है, और फिर से इस सवाल में पूछा है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफबीडी करेंगे। एफबीडी क्या बोलते हैं सर, ये बॉडी को पकड़ो, इस पे कौन कौन से फोर्स है सब बना। सर एक फोर्स मुझे ऐसे दिख रहा है, एफ दिख रहा है, हाँ सर। एक एमजी मुझे नीचे दिखेगा, ये तो मैं बिना सोच समझे बनाऊंगा हमेशा। ठीक है, और क्योंकि बेटा यहां पर आपके पास में एक कॉन्टेक्ट सरफेस पड़ी हुई है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर कॉन्टेक्ट सरफेस, दिस इज योर कॉन्टेक्ट सरफेस। जब भी कॉन्टेक्ट होगा और देयर इज अ चांस ऑफ मूवमेंट, उस केस में नॉर्मल लगेगा। अब नॉर्मल कैसे लगता है सर, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ये सरफेस है ना, अगर ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर, और कैसे इस बॉडी को दबाने की कोशिश करेगा, इस बॉडी को दबाने की, यानी इस तरफ से आपका ये नॉर्मल होता है। ये क्या बन गई इसकी बेटा, ये बन गई इसकी एफबीडी। समझ में आई एफबीडी, ये एफबीडी बन गई आपकी। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे मुझे नॉर्मल निकालना है सर, एमजी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे नॉर्मल से मतलब है यहाँ पे कि नॉर्मल किस लाइन में है। तो जो नॉर्मल वाली लाइन है उसको देखो, नॉर्मल निकालना है तो नॉर्मल वाली लाइन देखनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो आप लोग सब देखिए, नॉर्मल लग रहा है ऐसे राइट की तरफ, आप जो डायग्राम बनाना चाहो वो डायग्राम बनाओ। आप नॉर्मल को, आप कोई बोला सर आपने इस बार नॉर्मल राइट में नहीं बनाया, जैसे बनाना बनाओ, समझने वाली बात है ना बेटा। और फोर्स कैसे लग रहा है आपका एफ, ऑब्वियसली बॉडी को अगर रुके रहना है, बॉडी को अगर रुके रहना है तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, एफ। अब जो एफ की वैल्यू होगी, अगर एग्जाम को वैल्यू दी गई तो आप निकाल लोगे। इनडायरेक्टली यहां से भी प्रूव हो गया कि नॉर्मल किसके बराबर होता है, एमजी के बराबर नहीं होता हमेशा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल की मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सवाल बन सकते हैं बेटा, सवाल खत्म नहीं होंगे तो सवाल बन सकते हैं, लेकिन हम इसमें तो छोटे छोटे अच्छे सवाल है वो हम आगे जाके करेंगे इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बेटा फोर्स अब पढ़ लेते हैं, इसका नाम है टेंशन। ये फोर्स टेंशन नाम जरूर है, लेकिन ये आपको टेंशन नहीं देगा उतनी, समझ में अगर आ गया तो, अगर नहीं समझ आया तो ऑपोजिट टेंशन होगी सर। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स, दिस इज अ टाइप ऑफ फोर्स फाउंड इन टॉट स्ट्रिंग एंड चेन्स। तरीके से इंग्लिश टॉट क्या होता है, टॉट का मतलब तुम सिंपल सी बात करो, टाइट है। ठीक है, मतलब बिल्कुल टाइट रस्सी। अब एक रस्सी को तुम अगर एक बॉडी से बांध दो और फिर उसको खींचते हो ना, तो रस्सी के अंदर जो फोर्स पैदा होता है उसको हम टेंशन बुलाते हैं। टेंशन इज अ फोर्स फाउंड इन टाइट स्ट्रिंग्स, धागे, रस्सियां, धागे, चेन्स, रोप्स, लेकिन वो टाइट होनी चाहिए। तो बेटा ढील, अगर तुमने किसी बॉडी को रस्सी से बांधा और रस्सी ढीली है तो क्या तुम बॉडी को खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे, तो वहां पर टेंशन कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो आपका टेंशन जो होता है इट इज फाउंड इन रस्सी, अगर रस्सी होगी तो टेंशन आएगा, रस्सी नहीं होगी, रोप्स, चेन्स, स्ट्रिंग्स, वायर्स एक्सेट्रा ये सब होंगे तो आपका टेंशन आएगा, वरना नहीं है। ठीक है, पहली बात तो एक से बात जाता है, धागों में, चेन्स में, रोप्स में, वायर्स में, इनमें वो भी टाइट होंगी तभी पाई जाने वाली चीज है ये आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। टॉट को मतलब टाइट हो गया, टॉट जो शब्द है वो आपका बस चेंज होता है वर्क की वजह से, वो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे अपने यहाँ पे। अब सवाल वही कि सर क्या मैग्नीट्यूड होता है और क्या डायरेक्शन होती है, क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन, चलो उसकी बात करते हैं। सर अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें तो मैं एक पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अगेन। ये मान लीजिए कि आपके पास में इस तरह से एक ये आपका धरती नहीं है, ये उल्टा बनाया है, धरती का उल्टा मतलब नीचे हम वर्टिकल, ये रूफ है आपका, ये रूफ है आपका, ठीक है, रूफ टॉप। इसके नीचे मैंने एक रस्सी बांधी और रस्सी लटकी हुई, रस्सी हल्की सी रस्सी, मासलेस रस्सी, इसका मास ही नहीं है, लटकी तो कोई बात ही नहीं है, इसमें टाइट ही नहीं होगी, हल्की सी होगी। इसके नीचे मैंने क्या किया, इसके नीचे मैंने एक मास चिपका दिया, इस धागे के ऊपर ये मैंने मासलेस धागा बांधा, मासलेस स्ट्रिंग, विच मीन्स कभी कभी इस शब्द को हम बोलते हैं लाइट स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या, उसका मास नहीं, उसका मास नहीं मतलब उसके अंदर खुद का कोई वेट की वजह से फोर्स नहीं आएगा। लेकिन अगर मुझे इसके अंदर आएगा क्या, इसके अंदर खिंचाव आएगा। टेंशन क्या है, टेंशन को फील करना चाहते हो, वो है खिंचाव इन स्ट्रिंग्स। जो अगर खिंचाव का मतलब वही होगा ना टाइट, अब खिंचाव वाला जो फोर्स होता है ना, जो खींचने वाला फोर्स होता है, उसी को हम बोलते हैं टेंशन। अब क्या होगा सर, देखो क्या तुम्हें बॉडी जो मास एम है, क्या वो कहीं गिरता हुआ दिख रहा है, नहीं सर, वो तो लटका हुआ है आराम से हवा में। अब प्रॉब्लम ये है कि एम मास को तुम बनाना चाहते हो, उसकी एफडी अगर बनाना चाहते हो तो एम मास की एफडी के हिसाब से नीचे बनाया तुमने उसका वेट, जो कि हो गया एम जी।
अब तुम दिमाग लगा के ये इसका जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को, जो बच्चे क्लास अभी भी सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो बताइए कि सर अगर ये मास नीचे नहीं गिरना चाहता, लेकिन इसको फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसके ऊपर कोई और फोर्स आना चाहिए ना, उसके डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ क्या नीचे की तरफ, सोच के बताओ जल्दी से। ऊपर की तरफ। सर ऊपर। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ, क्योंकि अगर आपने नीचे ही लगा दिया फोर्स, तो पहले से नीचे नीचे लगी रहा था फोर्स, तो गिरेगा आपका। तो आपका एक फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए इस तरह से। अब ये फोर्स आएगा किसकी वजह से, कौन है जो इस फोर्स को लेके आया है, वो है सर रस्सी, वो है स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स पाया जाता है उसी को तो क्या बोलते हैं, टेंशन। सर ये क्या है, यही है टेंशन। तो टेंशन कैसे लगी, ऊपर की तरफ। टेंशन कैसे लगी, ऊपर की तरफ। सर हमेशा टेंशन ऊपर की तरफ लगती है क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, ये बोला तो गलत हो जाएगा। वो तो रस्सी पे डिपेंड करेगा ना, रस्सी कैसे, ठीक है भाई, रस्सी कल को टेढ़ी मेढ़ी होगी तो रस्सी साफ से लगेगा। तो यहां से हमें कुछ बात तो क्लियर होती है कि टेंशन लगता है, जैसे मैंने नॉर्मल के बारे में आपको जब बताया था कि नॉर्मल की जब भी बात आएगी तो नॉर्मल के बारे में कैसे बताएंगे, देखिए डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नीट्यूड बताएंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इनके लिए होते हैं, पर इसलिए मैंने नहीं बताया। उसी तरीके से हमें यहाँ टेंशन के बारे में भी जरूरत है बताने की कि सर उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है और क्या डायरेक्शन, टी से जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका। ठीक है, पहला पॉइंट, पहली बात करते हैं इसकी डायरेक्शन, कि सर इसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ठीक है, मैंने तो आपको भी एग्जाम्पल समझाया, तो उसमें ऊपर आया, जरूर सुनना हमेशा ऊपर है। पहली चीज पहली चीज ये हो जाएगी इसमें कि इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। ये हमेशा धागा जहां होगा उसके अलोंग काम करेगी। अब अगेन सेम क्वेश्चन कम्स, सर धागा तो ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पे ना, ये पूरी लाइन जो होगी दिस इज लाइन अलोंग द स्ट्रिंग, जो मैंने रेड में आपका डैश डैश बनाई है, ये पूरी लाइन क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग। अब इसमें नीचे की तरफ बनाऊंगा कि मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा, ये डिपेंड करेगा तुमने मास कहाँ लगाया है, क्योंकि मास की वजह से तो टेंशन आई थी। तो दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत है आपका, कि कैसे हम पता लगाएंगे नीचे की तरफ ऊपर की तरफ। तो दो तरीके से बताऊं, दो तरीके हैं। ये इस तरह से लगनी चाहिए दैट इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं स्ट्रिंग के लिए बोलूं, यही बात चेन स्ट्रोक सबके लागू होगी इस तरीके से। और इट ट्राइज टू पुल द बॉडी इट इज अटैच्ड टू। मतलब क्या होगा इसका, ये इस तरह सोचना है कि ये या तो धागे की जो लेंथ है उसको कम करने की कोशिश करेगी, या जिस बॉडी से आपने इसको लगाया ना उसको खींचने की कोशिश करेगी अलोंग द धागा, लेकिन अलोंग द धागा उसको खींचने की कोशिश करेगी। जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। अच्छा एक और बात, दूसरी बात हम करेंगे बेटा मैग्नीट्यूड के बारे में। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, सर मैग्नीट्यूड के बारे में देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला, देयर इज नो फॉर्मूला। सर कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, नॉर्मल का भी तो फॉर्मूला नहीं था, वो कैसे कर रहे थे, तो आप करेंगे यूजिंग एफबीडी। भाई यार जिस बॉडी से आप कनेक्ट कर रहे हो उस बॉडी की मास कितना है, उसके पे कोई और फोर्स तो नहीं लगा, उन बातों पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये उन्हीं बातों पर डिपेंड करेगा कि आपको एफबीडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एफबीडी अगेन आप पहले सारे फोर्स बना दो, टेंशन भी दिखा दो, फिर देखो टेंशन की दिशा में कौन से फोर्सेस है, उसके हिसाब से सोचो। इसको बड़े बड़े सवाल हम करते हैं, जैसे मैंने आपको ये सिंपल वाला एग्जांपल भी यहाँ समझाया था ना, ये वाला, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको ये समझाया था, तो आप वहां से समझो, वापस वापस समझो वहां से। ठीक है, देखो ये हो गया आपका ऊपर वाला रूफ हो गया, रूफ भी एक बॉडी की तरह काम कर सकता है जैसे ग्राउंड करता है। ठीक है, इसमें मैंने धागा बांधा, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका स्ट्रिंग हो गया, राइट। और इस पे मास एम लगा हुआ है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया कि टेंशन को बनाना कैसे है। अगर आप इसको अपनी बॉडी मान रहे हो, अगर आपने इसको अपनी बॉडी माना है और ये धागा है, पहली बात तो टेंशन हमेशा धागे के अलोंग लगता है। ठीक है, तो अगर आपने नीचे वाली बॉडी को अपनी बॉडी माना है तो आप क्या बोलोगे, इट ट्राइज टू पुल द बॉडी इट इज अटैच्ड टू। इस बॉडी को वो खींचने की कोशिश करेगा, और कहां खींचेगा, अलोंग द स्ट्रिंग। तो धागा तो ये हो गया, इसको खींचने का तरीका क्या, मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें टेंशन क्या लग जाएगी, ऐसे आपको ये सोचना होगा, ये सोचना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चे ने मुझसे बहुत प्यारी चीज पूछी, सर रूफ को भी तो हम बॉडी मान सकते हैं ना, जैसे हमने ग्राउंड को बॉडी माना था वैसे हम रूफ को बॉडी मान सकते हैं। बात तो मान सकते हैं, तो अगर मुझे रूफ के हिसाब से सोचना है, लेकिन देखना अलग अलग सोचना होगा, क्योंकि जब एक बार बॉडी आपने नीचे वाली माना तो आप रूफ को बॉडी थोड़ी ना मानोगे, लेकिन अगर आप रूफ को बॉडी मानोगे तो नीचे को बॉडी नहीं मानोगे। अब मैंने आपसे क्या बोला, दूसरी लाइन को भी क्लियर करना है, रिड्यूस द लेंथ। तो रूफ को अगर मैं बॉडी मानता हूं, अपना बॉडी जैसा मानता हूं, तो बॉडी को खींचने की कोशिश कर, यानी वो इस जगह पे भी लगेगा, यानी एक स्ट्रिंग में टेंशन दोनों साइड लगता है, तो फिर तो जीरो जाएगा ना नेट। हाँ, स्ट्रिंग कहीं जा रही थी, स्ट्रिंग तो वही थी ना, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए स्ट्रिंग में। तो आपका ऊपर की तरफ भी लगेगा, नीचे जब ऊपर वाली को बॉडी मानोगे तो उससे अवे, यानी उसको खींचने की कोशिश, जब नीचे वाली को बॉडी मानोगे तो उससे अवे। ठीक है, यानी उसको खींचने की कोशिश, मतलब पुल का मतलब हो गया अवे, हो गया ना पुल का मतलब अवे फ्रॉम बॉडी। इस तरह से सोचना होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लीजिए आपका इस तरह से एक बॉडी ली, एक इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है, ये लास्ट एग्जाम्पल करें, इस बाद हम क्लास को छोड़ेंगे। आपने इनके बीच में धागा बांध दिया, दिस इज योर धागा।
दिस इज बॉडी M1, दिस इज बॉडी M2, ठीक है। और मान लीजिए M1 का मास जो है वो M2 से ज्यादा है, तब तो नीचे खिसकेंगे, वरना क्यों खींचेगा उसको। तो इस केस में मैं ना आपको इसी डायग्राम पहले तो एफबीडी बना के दिखा रहा हूँ, ठीक। मैं पहले F1 की एफबीडी बनाता हूँ। M1 की एफबीडी के हिसाब से, ठीक है, mg कहाँ लगेगा बेटा, नीचे लगेगा। जो एक्चुअल डायग्राम, एक्चुअल में तो mg नीचे लगता है, आप वो mg सेंटर बात की बात है। अभी वैल्यू वैल्यू निकालने के बस मैं डायरेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ आपको। नॉर्मल लगेगा ऐसे, उसको मैंने बोल दिया N1, N1 क्यों बोल रहा हूँ कि मास M1 है, इसका अलग नॉर्मल होगा, नॉर्मल N1 हो गया। अब धागा की जो डायरेक्शन है वो ये है ना, जो धागे की डायरेक्शन है वो ये है, तो धागे की डायरेक्शन ये हो गई। अब इसमें बॉडी भले ही नीचे जा रही होगी, लेकिन टेंशन कहाँ लगेगी, कोई बच्चा अगर समझ रहा है, क्लास कर रहा है अभी तक, तो मुझे बताओ सर, टेंशन जो ऐसे लगेगी या ऐसे लगेगी, 1 या 2, जल्दी से बताओ। सर वन। वन। सर 1। 1 लगेगी, वन। राइट। गधे हो तुम एक नंबर के, ठीक है। क्यों हो बेटा, धागा तो इस तरफ है यार, समझे मेरी बात को, हमेशा उल्टी जवाब देते यार। नहीं सर। धागा किस तरफ है, बेटा टेंशन धागे के अंदर लगता है, धागा तो यहाँ पे रखा है ना, और धागा जब यहाँ पे रखा है तो धागे के अलोंग लगेगी ना टेंशन। और दो मैंने पॉइंट बताया था, उस पॉइंट पर ध्यान दो बेटा, नोट्स पढ़ना चाहिए। ये हमेशा इस तरह से लगता है कि स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग की लेंथ को कम करने की कोशिश करता है। तुम खुद अब सोच के बताओ कि सर अगर मैंने इस तरह से लगाऊं टेंशन या इस तरह से लगाऊं टेंशन, मान लो ये 1 वाली को तुम भूल भी जाओ एक बार, इस वाली को भूल भी जाओ एक बार। अगर मैं टेंशन को ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, 1 या 2, किस केस में तुम्हें धागे की लेंथ खिंच रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, मुझे कम होने वाली सोचनी है। 2 वाले में कम धागे को कम कर, देखो धागा इस तरह से, इस तरह धागा है, ठीक है, इसको मुझे कम करना है तो मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। अब बताओ 2 लगेगा, 1 लगेगा। पहली बात सोचो, धागा, टू। धागे के अलोंग, ये मुझे फोर्स कहाँ लगेगा, धागे, तो धागा कहाँ है सर, धागा तो इस साइड है, फोर्स इसके अंदर आएगा। अब वो इस तरह से आना चाहिए, बॉडी खींचने की कोशिश कर रहा है धागे के अलोंग, तो बॉडी को खींचेगा धागा ऐसे ही ना, चाहे बॉडी नीचे जा रही हो, बॉडी को खींचने की कोशिश करने के लिए उसको ऐसे करना पड़ेगा। ये तो बॉडी को पुश कर रहा है, तो बॉडी को दबा रहा है उल्टा, ठीक है। खींचने का मतलब है धागे के अलोंग खींचना, ठीक है। तो आपका 2 वाला आंसर होगा, 1 वाला आंसर नहीं, ठीक है। ऐसे ही M2 में सोचूं, देखो नॉर्मल तो इसका ऐसे लगता है क्योंकि आपकी कॉन्टेक्ट सर्फेस ऐसे है, ये हो गया N2। mg तो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, वो मैंने बना दिया इस तरह से, ठीक है। अब टेंशन की बात करते हैं, तुम लोग इस बात दिमाग लगाना भाई, टेंशन कहाँ लगेगी, मैंने मानो ये 1 बोला या ये 2 बोला, धागा तो सर इस साइड है, तो ऐसे लगेगी। आप लोग मुझे दिमाग में लगा के बताओ कि 1 लगेगी 2 लगेगी, वन। 1 1। लगेगी। सर वन। वन। यही सोचना है, धागा कहाँ है सर, धागा नीचे की तरफ है, तो नीचे लगेगा, लेकिन बॉडी को खींचना भी तो है, चाहे बॉडी नीचे हो चाहे बॉडी ऊपर हो, धागे के अलोंग खिंचाव आना चाहिए, ऐसे डायरेक्शन आनी चाहिए कि धागे की लेंथ कम होनी चाहिए। अगर मैं इस जगह पर फोर्स, इस जगह पर फोर्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस जगह पर, मैं नहीं चला गया, इस जगह पर फोर्स अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तब धागे की लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ पे भी टेंशन ऐसे आना चाहिए, यहाँ पे भी टेंशन ऐसे आना चाहिए, समझ रहे हो? और अगर लाइट धागा है, लाइट स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर ये आपका पहली बात तो 1 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे लगने वाला टेंशन और यहाँ पे लगने वाला टेंशन क्या होगा, सेम क्यों होगा बाद में देखेंगे वो खैर, लेकिन टेंशन सेम होगा। तो एफबीडी गलत बनाओगे तो आंसर कैसे निकालोगे, अगर तुमने नीचे ऊपर का ख्याल नहीं किया तो आंसर कैसे निकाल पाओगे, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आगे जाकर और अच्छे से करेंगे। अभी एक कोर्स और है स्प्रिंग कोर्स, इसको हम स्प्रिंग फोर्स क्या होता है आपको बताना चाहिए, स्प्रिंग क्या होती है। तो स्प्रिंग आप सबने देखी होगी कभी ना कभी। तो स्प्रिंग इस तरह से क्या होती है, एक मेटल से या प्लास्टिक की या एक ऐसी रिजिड बॉडी टाइप से होती है कि जिसको अगर हम दबाएं तो वो वापस से, अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगी, इसके अंदर के अंदर की खुद की इच्छा क्या करेगी, वो बाहर आने की करेगी, ठीक है। ये होगा इसका रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब अगर आप एक स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स मतलब वापस से उसको अपनी सेम पोजीशन में लाने वाला फोर्स लगेगा, ठीक है। इन द सेम फैशन अगर आप स्प्रिंग को क्या करते हो बेटा, स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग को क्या करते हो, खींचते हो। खींचने का मतलब क्या हो गया, इसको इलोंगेट करते हो, ये आपने किया, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, वापस से अपनी सेम पोजीशन में आने के लिए, सेम लेंथ में आने के लिए कोशिश करेगी। और वो क्या करेगी, एक रीस्टोरिंग फोर्स। बेटा रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है ना, ये स्प्रिंग के अंदर आता है, इसके अंदर आता है, स्प्रिंग के अंदर। दीस रीस्टोरिंग फोर्स आर इनसाइड द स्प्रिंग। क्यों आता है इनसाइड द स्प्रिंग, टू मेंटेन इट्स नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ क्या होती है, नेचुरल लेंथ या सिंपल मैं कह सकता हूँ ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। जो स्प्रिंग की पहले से लेंथ थी, जो स्प्रिंग की पहले से लेंथ थी, उसी लेंथ में आने की वो क्या करती है बेटा, कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ से एक नया टेक्निकल शब्द निकल के आता है कि नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग नाम की चीज क्या होती है पहले समझते हैं। तो बेटा जो एक स्प्रिंग की अपनी एक ओरिजिनल लेंथ होती है, ओरिजिनल लेंथ,
ठीक है, कि एक स्प्रिंग तुम कहीं से मार्केट से लेके आए, और जो स्प्रिंग की उस टाइम पे ओरिजिनल लेंथ होगी, जिसमें ना वो खिंचाव में है, ना वो आपके एलोंगेशन में है, ना वो आपके एलोंगेशन में है, ना वो कंप्रेशन में, विदाउट एलोंगेशन और कंप्रेशन, ऐसे केस में हो, विद, अब स्प्रिंग को तुम यूज कर रहे हो तो किसी काम के लिए यूज करोगे, विद नो बॉडी अटैच टू इट। स्प्रिंग के साथ आपने कुछ नहीं कर रखा, ना उसके साथ कोई बॉडी लगा सकती है, ना आपने उसको खींच सकता है, ठीक है, ना कोई बॉडी लगा रखी है, ना आपने उसको कुछ नहीं कर रखा। तो उस टाइम पे स्प्रिंग की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल लेंथ, शॉर्ट में मान लो मैं NL के नाम से बोल देता हूँ, ज्यादा इसका यूज नहीं है, तो फिर भी। अब मैंने क्या किया ना बेटा, अब मैंने क्या किया, ये जो स्प्रिंग आपकी मैंने स्टार्टिंग में ली थी, इस स्प्रिंग को मैंने एक बॉडी के साथ अटैच कर दिया। इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, एक बॉडी के साथ, यहाँ आप गेम शुरू होगा, क्योंकि देखो फिजिक्स में मुझे बॉडीज पढ़नी है ना। धागे का क्या मतलब है अगर तुमने इस धागे का यूज करके किसी बॉडी को नहीं खींचा, उस धागे का क्या यूज जिस धागे का, धागे से तुमने बॉडी को खींचने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। उस ग्रेविटी का क्या ही मतलब जहाँ पे मास ही नहीं है, जहाँ बॉडी ही नहीं है, ठीक है। उस नॉर्मल का मतलब ही क्या, जहाँ कांटेक्ट नहीं है दो बॉडीज का, तो बिना बॉडीज के पढ़ना तो बेकार है फिजिक्स। मैंने एक बॉडी को यहाँ से अटैच कर दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस मास की हेल्प से इसको कंप्रेस किया, इसको, स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया इस मास की हेल्प से, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग क्या चाहती है, स्प्रिंग अभी, जब आपने मास जब सिर्फ अटैच किया था उस टाइम पे स्प्रिंग क्या थी अपनी बेटा, नेचुरल लेंथ थी। स्प्रिंग किस पे थी, अपनी नेचुरल लेंथ पे थी, और कोशिश करी कंप्रेस करने की। अब स्प्रिंग के अंदर की ताकत क्या बोलती है, स्प्रिंग के अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स क्या बोलता है कि सर मुझे अपनी नेचुरल लेंथ पे वापस जाना है, तो मेरे अंदर हर पार्टिकल बाहर की तरफ क्या करेगा, फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। और ये फोर्स अल्टीमेटली किस पे निकल के आएगा, मास पे ही तो निकल के आएगा। तो मास पर एक नया फोर्स पैदा होगा जो किसकी वजह से आया है, स्प्रिंग की वजह से आया है, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी राइट की तरफ, क्योंकि मैंने कंप्रेस लेफ्ट की तरफ किया है, तो स्प्रिंग फोर्स। अभी वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्या नहीं निकल के आएगी, हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस आपको समझना है डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, ठीक है। इन द सेम पैटर्न, इन द सेम पैटर्न, अगर मैंने आपका स्प्रिंग को, बेटा स्प्रिंग फोर्स समझ जाना, क्योंकि जिसको कम समझ में आया स्प्रिंग फोर्स, उसको SHM में ऑसिलेशन में दिक्कत हो सकती है। मेरे पास सिर्फ फिर से मान लीजिए वो स्प्रिंग थी, मैंने उसके साथ मास, अभी मैंने कुछ नहीं किया, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अभी किस पे बेटा, ये आपकी नेचुरल लेंथ पे है। अगर ये नेचुरल लेंथ पे है तो अब मैं क्या बोलूंगा, सर अब मान लीजिए मैंने अपनी तरफ से स्प्रिंग को या मास की हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पे इलोंगेशन करने की कोशिश करी। इलोंगेट करने का मतलब उसकी लेंथ को खींचने की कोशिश करी, उसको उसकी जो लेंथ है मैंने बढ़ाने की कोशिश करी। अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करता हूँ तो स्प्रिंग, देखो स्प्रिंग क्या चाहती है, स्प्रिंग चाहती है मेरी जो ओरिजिनल लेंथ थी ना वही बनी रहे हमेशा। Spring always wants the that my original length is always maintained. Now, since I have extended, since I have elongated the spring's length, so spring will try to regain its original length. तो उसके लिए स्प्रिंग के अंदर अंदर का हर पार्टिकल इस तरफ फोर्स लगाने की कोशिश करेगा, अपने अंदर वापस समेटने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली उसने क्या किया, अल्टीमेटली उसने अपना जो उस बॉडी के ऊपर क्या फोर्स, क्योंकि बॉडी भी अब स्प्रिंग से अटैच है, तो अपने आप को अंदर लगाएगी तो बॉडी को भी अंदर लगेगी। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा आपका अंदर की तरफ लग जाएगा, यानी लेफ्ट की तरफ लग जाएगा, अगर एलोंगेशन राइट की तरफ है। तो स्प्रिंग की डायरेक्शन कैसे निकाली ये आपको समझ में आ गई, इसको हम टेक्निकल शब्दों में लिखेंगे अभी, ठीक है, लेकिन आपको पहले फील करो कि ऐसा क्यों हो रहा था, और जिसकी वजह से सारे आंसर ऐसे आ रहे थे। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इसका टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम डायरेक्ट बता पाए कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है जिससे हम डायरेक्ट बता पाए। सर एक बात तो मेरी पक्की समझ में आ गई कि सर जो भी मैं स्प्रिंग के साथ करूंगा फोर्स हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अगर मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया है तो फोर्स इस तरह लगेगा कि आपका वो वापस से इलोंगेट हो जाए। अगर मैंने उसको इलोंगेट किया है तो फोर्स इस तरह से लगेगा कि वापस से कंप्रेस हो जाए। तो इतना पता है। अब ऑब्वियसली बेटा जब आपने कंप्रेस किया होगा, जब आपने भले ही इसको अंदर लेके गए, इसको आपने अंदर लेके गए तो कुछ डिस्टेंस लेके गए हो ना आप चाहे तो बाहर खींचोगे तो कुछ डिस्टेंस ही तो खींचोगे। तो आपने जिस डिस्टेंस से स्प्रिंग को खींचते हो, तो जिस डिस्टेंस से आप उसको खींच रहे हो, उस एक्स को हम बेटा बेटा बोलते हैं आपका स्प्रिंग डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है बेटा विकृति, विकृति का मतलब उसको आपने जो शेप में चेंज करने की कोशिश की, या आपको समझ में ना आए तो आप उसको स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट करके भी बुला सकते हो। इसका सिंपल सा मतलब इतना है कि कितने डिस्टेंस से
मैंने स्प्रिंग को दबाया या खींचा। इट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय विच स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड। ये वो डिस्टेंस है बस। अगर ऐसी बात हो गई तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों नाउ, कि सर आपका जो फोर्स होता है इतना तो पक्का है, जो स्प्रिंग फोर्स आपका बॉडी पे लगेगा वो आपका जितना आप खींचोगे उतना ही फोर्स आएगा। मतलब वो एक्स के क्या होगा, डायरेक्टली जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स, जितना कम खींचोगे उतना कम फोर्स। लेकिन मुझे यहाँ माइनस लगाने की जरूरत है। ये माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज आपका ऑपोजिट डायरेक्शन आती है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी, फोर्स की और एक्स की। एक्स तुमने अंदर किया है, फोर्स बाहर। एक्स बाहर किया है तो फोर्स अंदर, हमेशा ऐसा होता है इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाते हैं बेटा, ये जब प्यारा सा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने क्या बोल दिया, आपका के नाम से बोल दिया। तो ये स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, वो बन जाता है माइनस के एक्स। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा, माइनस के एक्स। वेरी वेरी वेरी, हो सकता है अभी रिसेंट में आपके उतना काम ना आए, हो सकता है अभी रिसेंट में आपके उतना काम ना आए, लेकिन ये फॉर्मूला बेटा आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एफ इज इक्वल टू माइनस के। सर यहाँ पे के क्या होता है, के को बेटा हम बुलाते हैं आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये एक फेमस नाम है। के को हम बुलाते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये हमको इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करता है कि आपका कितना खींचा गया है। ठीक है, जनरली पॉजिटिव ही होता है। तो के को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वो एफ एस बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेटा मैं अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछूंगा स्प्रिंग कांस्टेंट की तो क्या हो जाएगी सर, ऊपर है न्यूटन नीचे है लेंथ न्यूटन पर मीटर। इसका मैं आपने डायमेंशनल फॉर्मूला पूछूंगा आपसे के का, तो आप क्या बता दोगे सर, के का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाय एल, तो ये हो जाएगा एम टी माइनस टू। तो ये के का डायमेंशन फॉर्मूला है, एफ माइनस के एक्स। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो यहाँ सुनो, सबसे काम की चीजों में आपको बताना चाह रहा हूँ वो सुनिए। वो ये है बेटा, ध्यान ये रखो बस, जब भी इस तरह का सवाल आए आप स्प्रिंग को देखो। ठीक है, ये स्प्रिंग है, आपने इसको मास से अटैच कर दिया, आप भी खुश मैं भी खुश। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया गया होगा, आप नेचुरल लेंथ दी गई है। अब आप इसको मान लो यहाँ पे एक्स क्या करते हो, दबाते हो। एक्स क्या किया आपने यहाँ पे, मैंने आपको कंप्रेशन वाला केस बताया। भाई इतना देखो, आप दिमाग से तो बता सकते हो। तो आप यहाँ पे ये बोलोगे सर मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ एस, वो तो कितना आ जाएगा, वो सिंपल के एक्स आ जाएगा, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है ना बेटा। किया गया। डायरेक्शन क्या बताओगे, डायरेक्शन के लिए हमेशा, डायरेक्शन के लिए हमेशा एक्स को देखो। सर एक्स आपने लेफ्ट लिया है तो आपका स्प्रिंग फोर्स कहाँ निकल के आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स निकल के आ जाएगा आपका इस तरह से। ये स्प्रिंग फोर्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू बेटा के एक्स होगी। जब वैल्यू लिख रहे हो ना तब माइनस साइन नहीं लगा। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन अगर मैं एलोंगेशन का केस करूं, एलोंगेशन मैंने क्या किया होगा, स्प्रिंग को खींचा होगा मैंने, वही स्प्रिंग है आपकी। और मान लो मैंने आपका इस बार मास एम है, के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, मैंने इसको एक्स से खींचा है। खींचने के बाद ये यहाँ कहीं आ गई होगी। एक्स से खींचा है तो देखो वैल्यू जब बतानी होगी, जब आपको मैग्नीट्यूड बताना होगा आपको एस एस का, तो वो अभी भी क्या होगा, के एक्स ही होगा, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन डायरेक्शन बतानी होगी, डायरेक्शन आपको बताना है एक्स को देख के, एक्स के अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन को याद रखो, डायरेक्शन ऑफ एफ एस इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये याद रखो बस, आपको बनाने में हेल्प हो जाएगी, इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे अगर एक्स बाहर की तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग जाएगा, आपका अंदर की तरफ लग जाएगा। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। अब कभी कभी आपसे इस सवाल में पूछते हैं एफ एस वर्सेस एक्स का डायग्राम, मतलब ग्राफ पूछते हैं, ग्राफ बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट का आपसे कभी कभी डायग्राम पूछ लेते हैं। तो उस डायग्राम की अगर हम प्यारे प्यारे बच्चों में बात करें तो वो क्या हो जाएगा सर, देखिए आपका एफ एस का जो देखो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला माइनस के एक्स है ना, इसको थोड़ा सा कंपेयर करो। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है वाई इज इक्वल टू एम एक्स जैसा ग्राफ दिख रहा है, जहां पे एम क्या है, वो माइनस के है यानी स्लोप। स्लोप कैसे दिख रही है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होती है तो डायग्राम कैसे बनता है, इस तरह से। क्योंकि इसमें सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, यानी वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, जीरो। यानी ये लाइन कहाँ से पास करनी चाहिए, तुम्हारी ओरिजिन से पास करनी चाहिए। तो इसका डायग्राम अगर तुम बनाओगे, देखो बेसिक मैथ्स अगर थोड़ी ठीक ठाक होती है, चीजें समझना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। तो आप यहाँ पे जब डायग्राम बनाओगे एफ एस का और एक्स के बीच का, तो यहाँ पे कैसे बनाओगे सर, टेढ़ी लाइन और उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आपका बन जाएगा।
ठीक है, इस टाइप का डायग्राम, क्योंकि आपका यहाँ पे स्लोप क्या है, तो स्लोप होती है जो कि टेन थीटा होती है, वो किसके बराबर है बेटा, वो माइनस के बराबर है, जो कि नेगेटिव है। ये तो पॉजिटिव होता है, स्प्रिंग क्वेश्चन पॉजिटिव होता है, तो साथ माइनस लगाए तो ये, तो इस तरह का आपका डायग्राम बनता है एफ एस और एक्स का। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इससे कभी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, किस तरह है कि आपसे क्वेश्चन ये बोला है कि जब मैंने कंप्रेशन किया, फोर्स इज इक्वल टू, देखो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें हो रही है, जब सिर्फ बेटा मैग्नीट्यूड की बात हो तो आपको एफ इज इक्वल टू क्या मानना है, के एक्स मानना है। रियल फॉर्मूला माइनस के एक्स है, तो यहाँ पे से मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। उसने बोला कि सर एक स्प्रिंग को मैंने 2 सेंटीमीटर कंपेयर किया, और आपको मान लीजिए किया, ठीक है, तो 2 से किया, तो आपका ये है, तो उसने एफ कितना निकल के आ जाएगा बेटा, एफ निकल के आ जाएगा आपका 100 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, यानी 2/100, यानी क्या हो जाएगा आंसर, 2 न्यूटन हो जाएगा। उसने बोला है, लेकिन फोर्स निकालो तब व्हेन, ये पहला वाला केस है कंप्रेशन, जब आपको दे रखा था, उसने बोला फोर्स निकालो जब व्हेन एलोंगेशन इज 4 सेंटीमीटर। तो आप फोर्स क्या बोलोगे सर, अगेन फोर्स इज के एक्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यहाँ से मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है, मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा है। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वैल्यू तो दो, चाहे एलोंगेशन में निकालो चाहे कंप्रेशन में निकालो, वो सेम ही निकलती है, बस डायरेक्शन का फर्क आता है। तो के कितना है बेटा, वो है 100, और एक्स कितना हो गया आपका, वो हो गया 4/100। आंसर यहाँ से क्या आ गया, 4 न्यूटन। देखो सारी सारी बात आप डायरेक्ट आंसर भी कर सकते थे इसका, पहले में 2 सेंटीमीटर, बाद में 4 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो अगर आपका एफ जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, तो एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो अगर एक्स डबल होगा तो एफ भी क्या हो जाएगा आपका बेटा, डबल हो जाएगा। लेकिन बस समझने वाली बात यह है कि डायरेक्शन अलग अलग होगी इलोंगेशन में और कंप्रेशन में, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो बच्चों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक्सक्यूज क्लास को अपन यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे